नमस्कार साथियों। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, इससे पहले वाले चैप्टर 1 में हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, एक डेमोक्रेसी के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं और कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की है या डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, कौन सा है। तो हमने उसमें जाना था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें हर व्यक्ति को सुरक्षा और अपॉर्चुनिटी मिलती है और भी कई सारे उसके फीचर्स थे कि उसमें जनता अपना राजा खुद चुनती है। राजा अगर उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम ना करे तो वो राजा को चेंज भी कर सकती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, या फिर काफी सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कि भारत का संविधान का डिजाइन कैसे तैयार हुआ, कौन कौन महापुरुष उसके अंदर थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, और साउथ अफ्रीका में किस तरह का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है, कैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें कितनी मीटिंग्स हुई, कौन कौन लोग उसके अंदर थे, क्या उसके लिए हमने राह अपनाई, कितना डिस्कशन हुआ उसके अंदर, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी, और भारत के संविधान की जो गाइडिंग वैल्यूज हैं वो क्या है, महात्मा गांधी के क्या विचार थे, नेहरू जी के क्या विचार थे, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या उसमें डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। उसी तरह से साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो उससे क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। भारत के प्रियम्बल क्या है, और भारत के प्रियम्बल, संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करें। हम कोशिश करेंगे इसको बाइलिंगुअल रखें, हिंदी और इंग्लिश, ताकि सभी बच्चों के लिए वो यूजफुल रह सके। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसा है, इसको किस तरह से ये आया। अब इसके ऊपर हम अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या आया, कैसे आया। दोस्तों, सबसे पहले हम एक कोट देखते हैं नेल्सन मंडेला का। ये साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स का में बहुत बड़ा हीरो थे, और इन्होंने क्या बोला, आई हैव फोर्ट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन, मतलब ब्रिटिश, एंड आई हैव फोर्ट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैं सफेद डोमिनेशन के अगेंस्ट तो लड़ाई हूं, मैं ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट पे लड़ा हूं। आई हैव चेरिस्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच a person live together in which all person live together in harmony and with equal opportunities। मैं एक ऐसा लोकतंत्र चाहता हूं जहां पर एक खुला समाज हो जिसमें सब लोग साथ में रहें, एकजुटता से रहें और उन सबको समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इट इज एन आइडियल, ये एक मेरा आदर्श है, विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, जिसके लिए मैं जीना चाहता हूं और जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। बट इफ नीड्स बी, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, और ये ऐसी मेरे लिए इतना आदर्श है कि इसके लिए आई एम प्रिपेयर टू डाई। ये नेल्सन मंडेला ने कहा। कब? दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। उस टाइम जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट में इन्होंने कहा।
He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. 1964 में उनको और 7 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। और क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपार्थाइड रिजाइम थी, मतलब अपार्थाइड का मतलब है जो व्हाइट एंड ब्लैक में जो डिस्क्रिमिनेशन था, ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन था, सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाकर डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी, इसलिए इनको उसकी सजा मिली। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. इन्होंने अपने जीवन के 28 साल साउथ अफ्रीका की जो सबसे कठोर जेल थी, रोबन आइलैंड, उसमें बिताए। आप इसको समझ लीजिए जो हमारे देश में एक काला पानी हम कहते थे अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल को, उसी तरह से एक वहां पे एक आइलैंड पे ही वहां पे एक जेल थी। इनमें भी जो रूलर थे वो प्रिजनर्स को वहीं भेजा करते थे, जो भी ज्यादा कठोर था, जिसको ज्यादा पनिशमेंट देना होता था उस तरह से। तो नेल्सन मंडेला को 28 साल तक उस जेल में रखा गया। इस जेल का नाम है रोबन आइलैंड। इसका नाम है रोबन रोबन आइलैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वहां पर आप देखिए कितना, आप साइन बोर्ड देखिए वहां पर, ये साइन बोर्ड्स हैं। सिटी ऑफ डरबन, डरबन में क्या साइन बोर्ड लगा हुआ था? अंडर सेक्शन 31 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉज, दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व्ड फॉर सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द व्हाइट रेस कलर। मतलब ये जो बीच था वो नहाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लिए रिजर्व्ड है। और ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। इतना डिस्क्रिमिनेशन था, इतना रेसिज्म था उस टाइम। उसी तरह से आप देखिए ये वाला इसमें क्या लिखा है? डेंजर नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड, भारत के लोग, देशी लोग और जो कलर्ड लोग हैं, जो न गोरे हैं न काले हैं, मिक्स्ड कलर वाले हैं, इफ यू एंटर दीज प्रीमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। आपको अपने आप को खोया हुआ समझिए, आपको मिसिंग की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, आपको देखते ही गोली मार दी जाएगी। सेवेज डॉग्स डेवर द कॉर्प्स, और उनका आपकी लाशों को कुत्ते खा जाएंगे। यू हैव बीन वार्न्ड, आपको चेतावनी दे दी गई है। इस तरह का, इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन था कि लोगों को, जो नॉन वाइट लोग थे उन लोगों को वहां पर कई जगह ऐसी थी जहां पर प्रतिबंधित उनका आना जाना था। इतना रेसिज्म था। इसी इसी को अपार्थाइड कहा गया है। तो इन्होंने, जो नेल्सन मंडेला ने जिन जो स्ट्रगल किया वो अपार्थाइड के अगेंस्ट में उनका स्ट्रगल था। स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम। Apartheid was the name of a system of racial discrimination यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में यूनिक था, ये बाकी जगह नहीं था इस तरह का उतना। द व्हाइट यूरोपियंस, जो यूरोपियन व्हाइट्स थे, ब्रिटिश, imposed the system on South Africa, उन्होंने इसके ऊपर थोपा। During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with armed and forces। जो 18वीं शताब्दी, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी थी, उसके दौरान जो यूरोपियन कंपनीज थी वहां पर उन्होंने अपने हथियारों और ताकत के बलबूते यहाँ पर कब्जे कर लिए थे। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को भी ऑक्यूपाई किया था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया में तो वो लोग सेटल हुए नहीं, लेकिन वहां पर ब्रिटिश लोग सेटल हो गए, और वहां के सेटल होने के बाद वहां के वो शासक भी बन गए। और अपार्थाइड से क्या हुआ? अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अब जो अपार्थाइड की व्यवस्था थी वो सरकारी व्यवस्था थी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लोगों को वहां पर अलग थलग कर दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका के जो देशी लोग हैं वहां पर वो ब्लैक कलर के हैं।
दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, और वो उनकी आबादी, जो ब्लैक लोग हैं वहाँ के लोकल, उनकी आबादी है 3/4, 3/4 आबादी उनकी है, मतलब 75% लोग वो खुद ही है। Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored. तो ये जो ब्लैक और व्हाइट हो गए, इनके अलावा भी वहां पर लोग थे जो मिक्स कलर के थे, जैसे हम लोग इंडियंस उस तरह के, उनको कलर्ड बोला जाता था। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और जो लोग इंडिया से चले गए वहां पर, जो दक्षिण अफ्रीका गए, तो व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर। तो जो व्हाइट रूलर्स थे, जो ब्रिटिश शासक थे, गोरे रंग वाले लोग थे, उन्होंने सबको कैसे ट्रीट किया? इंफीरियर ट्रीट किया, अपने आप से कम माना उन्होंने सबको। द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब देखिए, जो गैर श्वेत थे, अश्वेत थे, मतलब गोरे को छोड़कर वहां किसी को भी वोटिंग देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ व्हाइट कलर को लोगों को था। तो द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जाहिर सी बात है कि जो अपार्थाइड का सिस्टम था, जो डिस्क्रिमिनेशन था कलर बेस पे, वो क्या था? ब्लैक के लिए ऑप्रेसिव था, प्रताड़ित करने वाला था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज। उनको, जो गोरे लोगों का एरिया था, वहां पर रहने की मनाही थी। दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। वो व्हाइट एरियाज में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिशन हो। ट्रेन, बसें, टैक्सियां, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सब पब्लिक यूटिलिटी की चीजें, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। गोरे रंगों के लिए अलग था, काले रंग के लोगों के लिए अलग था। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको सेग्रीगेशन कहा जाता था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट वर्शिप। वो ऐसे चर्च में भी नहीं जा सकते थे जहां पर गोरे लोग पूजा करते हो। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और जो काले लोग थे, वो न तो अपना यूनियन या एसोसिएशन बना सकते थे, और न ही वो जो इस तरह का जो भयानक ट्रीटमेंट है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते थे। दोनों अधिकार उनको नहीं थे। सिंस 1950, 1950 से, द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से इन तीनों कम्युनिटीज ने लड़ना शुरू किया। किस किसने? ब्लैक, काले लोगों ने, कलर्ड लोगों ने और इंडियंस ने। किसके अगेंस्ट? फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। जो अपार्थाइड सिस्टम, जो रंग भेद था, इसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट एंड मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। मार्च और स्ट्राइक हुए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो सेग्रीगेशन के खिलाफ जो संस्था लड़ी, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें काफी वर्कर्स की जो यूनियंस थी, वो और कम्युनिस्ट पार्टी इसमें शामिल थी। मेनी सेंसिटिव व्हाइट आल्सो जॉइंड द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड पेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और जो कुछ तो व्हाइट लोग भी थे, जो संवेदनशील लोग थे, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। जो कई देश ऐसे थे जिन्होंने इस अपार्थाइड के सिस्टम को अन्यायपूर्ण कहा, एकदम रेसिस्ट वाला कहा, नस्लभेद कहा। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड बाय टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन जो ब्रिटिश जो थी, व्हाइट सरकार वहां पे थी, शासन था, उन्होंने ऐसे जो आवाज उठाने वाले लोग थे, उनको डिटेन किया, बंदी बनाया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको किसी को मार दिया गया। हजारों लोगों को, जो ब्लैक एंड कलर लोग थे, उनको हजारों लोगों को मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। अब बात आती है, ये तो थी पास्ट कि किस तरह से उनके साथ अन्याय किया गया, उनको परेशान किया गया। अब आता है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तब उनके बाद जब कब उनका कैसे नया संविधान बना, उसकी बात करते हैं। इस प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड। जैसा कि ऊपर बताया कि जो अपार्थाइड का जो नस्ल भेद था, उसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हुई, संघर्ष शुरू हुआ। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, सरकार को एहसास हुआ, that they could no longer keep the blacks under their rule through repression। किस तरह से शोषण करके वो काले लोगों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, इस बात का एहसास वहां की सरकार को हुआ। द व्हाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज। जो व्हाइट सरकार वहां पे थी, गोरी सरकार जो थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करना शुरू किया।
डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो भेदभावपूर्ण कानून थे उनको रिपील कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, जो राजनीतिक पार्टियों पर मीडिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो उठा लिए गए, हटा लिए गए। 28 साल के बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए फाइनली एट द मिडनाइट, उसके बाद 26 अप्रैल 1994 को, ये डेट याद रखने की है, 26 अप्रैल 1994, national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण हुआ और द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, और जो नस्ल भेदी सरकार थी वो खत्म हो गई, एंड पेविंग वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट, और उससे एक रास्त मार्ग प्रशस्त हुआ किसका, एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट का, मतलब जिसमें भिन्न भिन्न रंगों के लोग शामिल हो सरकार में। अब नस्लवार एक पर्टिकुलर गोरी नस्ल की सरकार नहीं रही, अब रास्ता प्रशस्त हुआ उसे खत्म होने से कि किसी भी रंग के लोग वहां पर सरकार में आ सकते थे। अब हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये हुआ कैसे? लेट अस हियर नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे वहां के साउथ अफ्रीका के? नेल्सन मंडेला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness of the other। कि जो हमारे ऐतिहासिक दुश्मन थे वो सफल हुए हैं किसमें? इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन, की एक शांतिपूर्ण बदलाव में, फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, जो अपार्थाइड था व्यवस्था थी नस्ल भेदी वाली सरकार की, उससे किस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए? लोकतंत्र में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एग्जैक्टली बिकॉज, क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन अदर, क्योंकि हम जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार थे। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, मेरी मेरी कामना है कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो अच्छाइयों में विश्वास को कभी नहीं छोड़ेगा। That they cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy। और जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर विश्वास है, वो लोकतंत्र का एक कॉर्नरस्टोन है। ये बोला था नेल्सन मंडेला ने। अब आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। तो जो व्हाइट लोग, ब्लैक लोग थे, उन्होंने अब बोला कि अपने ही ब्लैक लोगों से अपील किया कि चलो इन्होंने जो कुछ किया उसके लिए इनको माफ कर दो। they said that they said let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights। अब हम ऐसा लोकतंत्र बनाए जहां पर समानता हो। हम ब्लैक, जैसे व्हाइट वालों ने हमारे साथ भेदभाव किया, हम ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। हम एक ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जहां पर इक्वलिटी फॉर ऑल रेसेस हो, जहां पर प्रत्येक रंग के लोगों के लिए समानता हो, महिलाओं पुरुषों के लिए समानता हो, लोकतांत्रिक जिसके अंदर वैल्यूज हो, सामाजिक न्याय हो और मानवाधिकार हो। ऐसा लोकतंत्र की हम कामना कर रहे हैं। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution। आप देखिए कितना शानदार ये पॉइंट है कि जिस सरकार ने दमनकारी शासन किया वो और जो नए लोग हैं दोनों साथ में बैठे ताकि हम एक अच्छा कॉमन, एक सबके को सूट करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had। 2 साल के बाद वो लोगों ने बहुत शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो दुनिया में नंबर 1 था। हमें भी लगभग, इंडिया को भी लगभग इतना टाइम लगा था, हमें लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। इंडिया को कितना टाइम लगा था? इंडिया को लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 2 years 11 months और 18 days। ये है डे, ये है मंथ, सॉरी हाँ, और ये है ईयर्स।
हमें भी 3 साल लगा, इनको 2 साल लगा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजंस द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। और ये जो संविधान था उसने मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अपने नागरिकों को दिए। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि जब हम समस्याओं का जब समाधान ढूंढे, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब ये एक तरह से इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमोन, किसी को भी डेमोन ट्रीट नहीं करना है। दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उन्होंने बोला कि जो हर व्यक्ति है उसको समाधान का हिस्सा बनना है। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, भूतकाल में उन्होंने जो कुछ भी किया हो उसको हम भूल जाएंगे। द प्रियम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो प्रियम्बल है वो पेज नंबर 28 पे है, उसको आगे देखेंगे हम। अच्छा, अब हम कि इसमें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या प्रेरणा मिलती है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये साउथ अफ्रीकन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसलिए पढ़ रहे हैं कि पूरा दुनिया का जो जितने भी लोकतंत्र के संविधान है वो सबको यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। जो जिस राज्य को 1994 तक हम सबसे ज्यादा गैर लोकतांत्रिक कहते थे, अब वही एक मॉडल बन गया है डेमोक्रेसी का, साउथ अफ्रीका का। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। ये संभव हुआ कैसे? ये संभव हुआ वहां के लोगों की आपस की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसकी वजह से, कि वो क्या चाहते थे, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू अ बाइंडिंग ग्लू, कि वो जो उनके कड़वे एक्सपीरियंस थे उनको एक बाइंडिंग ग्लू और रेनबो नेशन उसको बनाना चाहते थे, इंद्रधनुषीय राष्ट्र उसको बनाना चाहते थे। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, नेल्सन मंडेला ने कहा, और इसके ऊपर कहते हुए जो नेल्सन मंडेला वहां के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, देखिए बहुत शानदार उन्होंने बात कही, इसको हमें हमेशा पढ़ना समझना और याद रखना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर। जो भारत की जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो भूत और भविष्य दोनों की बात करता है, पास्ट की भी बात करता है, फ्यूचर की भी बात करता है। On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racial, brutal and repressive past। जो हमारा भूतकाल था उसमें जो नस्ल भेद था, जो अन्याय था, जो दमनकारी नीतियां थी, उनको हम रिपीटेशन परमिट नहीं करेंगे। ये बात करता है इनका प्रस्तावना, प्रियम्बल। बट इट इज मोर देन दैट, ये उससे भी ज्यादा है। इट इज ऑल्सो हर चार्टर, एक चार्टर भी है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री, अपने देश को आमूलचूल बदलाव के लिए, इनटू विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल सिटीजंस, एक ऐसा देश बनाने में जो कि वास्तव में सभी लोगों के द्वारा साझा किया जाता है। अ कंट्री, एक ऐसा देश विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, जो एक सच्चे अर्थों में हम सबका हो, हम सबका वो देश हो, ब्लैक का भी हो, व्हाइट का भी हो, कालों का भी हो, गोरों का भी हो, व्हाइट का भी हो, वुमन का भी हो, मेन का भी हो, महिलाओं का भी हो, पुरुषों का हो। एक तरह से एक इंक्लूसिव है पूरी तरह से। और इसमें पास्ट की जो इनके सेक्रीफाइसेस है, इनकी पीड़ाएं हैं, इनके साथ अत्याचार जो हुए हैं, भेदभाव जो हुए हैं, उनको इन्होंने रिकॉर्ड पे लिया और एक फ्यूचरिस्टिक, एक भावी ऐसा संविधान बनाया, एक ऐसा देश की इन्होंने कल्पना करी है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति शासन का हिस्सा होगा। किसी को जाति भेद रंग पुरुष महिला के आधार पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इन्होंने जो ब्लैक लोगों ने इनके साथ जो भेदभाव किया था उसको भी माफ कर दिया। तो ये था साउथ अफ्रीका का एक मॉडल जो हमने डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत है क्यों। एक जो दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल जो हमने लिया वो एक अच्छा तरीका है समझने के लिए कि हमें संविधान क्यों चाहिए। जो ऑपरेसर्स हैं, जो दमनकारी लोग थे, नेमो एंड द ऑपरेस्ड, जो दमन करने वाले और दमन जिनका हुआ, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। वहां पर सब लोग साथ में रहना चाह रहे थे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू टीच ट्रस्ट ईच अदर। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना आसान नहीं था कि जिन लोगों को आपने सत्ता से उखाड़ फेंका और वो आपके साथ फिर मिलजुल के काम करेंगे। और उनके लिए भी, और जो जो सत्ता में थे उनमें भी ये मन में संशय रहना है कि इनका हमने इतना दमन किया है तो ये क्या ये हमें कोऑपरेट करेंगे या हो सकता है हमें धोखा दे दे। तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का इशू था। दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने अपने डर थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, उन्होंने चाहा कि हम अपने हितों की सुरक्षा करें।
The black majority was keen to ensure that the democratic principles of majority rule was not compromised. जो ब्लैक मेजोरिटी थी वो चूंकि 3/4 थी, तो वो चाहती थी कि जो हम बहुमत में हैं हमारे हितों की रक्षा हो. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. वो सारवान ज्यादा उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे. द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी. और जो व्हाइट माइनॉरिटी थी, जो श्वेत रंग के लोग थे, वो चाहते थे कि उनके जो विशेषाधिकार है, जो उनकी संपत्तियां हैं, वो सुरक्षित रहे. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू कंप्रोमाइज. आप फिर काफी विचार विमर्श के बाद, काफी चर्चाओं के बाद दोनों पार्टीज एग्री हो गई एक कंप्रोमाइज करने के लिए. द व्हाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल. जो व्हाइट रंग के लोग थे वो सहमत हो गए मेजोरिटी के रूल के लिए, बहुमत के रूल के लिए. एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट. और साथ में क्या हुआ, एक व्यक्ति एक वोट, इस पे भी सहमत हुए. They also agree to accept some basic rights for the poor and the workers. और जो गरीबों और जो मजदूरों हैं उनके लिए भी जो मूल अधिकार है उनके लिए भी सहमत हुए. The black agreed that majority rule should not be absolute. Black ये भी हुआ कि black इस बात के लिए भी माने कि जो majority का रूल है, बहुमत का जो रूल है, वो एकदम एब्सोल्यूट भी नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए. They agreed that the majority would not take away the property of the white people. वो इस बात के लिए भी सहमत हुए कि जो माइनॉरिटी में होगा ना white people, उनकी प्रॉपर्टी को भी वो लोग नहीं लेंगे. This compromise was not easy. ये जो compromise था वो इतना आसान नहीं था. How was this compromise going to be implemented? इसको implement करना कैसे है? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? Normal human psycho है. आप कैसे ट्रस्ट करेंगे कि ये आगे भी ब्रेच नहीं होगा? अब क्या रास्ता है? क्या ऐसा रास्ता है जिससे हम ये जो बातें एग्री कर रहे हैं उसको हम आगे भी इंश्योर कर पाएंगे बिना किसी वायलेशन के? The only way to build and maintain trust is in such a situation is to write down some rules of the game that everyone should abide by. अब ऐसे में इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए एक ही रास्ता है कि हम जो भी हम नियम बना रहे हैं उनको राइट डाउन किया जाए. कुछ रूल्स को राइट डाउन किया जाए, खेल के रूल्स को, दैट एवरीबॉडी शुड अबाइड बाय. खेल के रूल्स से मतलब है जो हम बातें कर रहे हैं उन सबको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए और ताकि दोनों पार्टीज उसमें उसका पालन करें. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. और ये रूल ये बताएंगे कि भविष्य में शासक को कैसे चुनना है. These rules are also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. और यही रूल बताएंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सरकार है, चुनी हुई सरकार, उसको क्या करने का पावर है और क्या नहीं करने का पावर है. फाइनली these rules decide the rights of the citizen. और यही रूल है जो नागरिकों के अधिकारों को निर्णय करेंगे, उनको बताएंगे. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. और ये तभी संभव है जो विनर होगा वो आसानी से उनको चेंज न कर सके. This is what the South Africa did. ये था जो दक्षिण अफ्रीका ने किया. They agreed on the some basic rules. वो कुछ मूलभूत रूल नियमों के ऊपर वो लोग एग्री हुए. They also agreed that these rules will be supreme. और ये भी एग्री हुए कि ये जो बेसिक रूल्स है वो सुप्रीम होंगे, हर कानून के ऊपर होगा, वो इनके ऊपर कोई कानून नहीं होगा, सर्वोच्च कानून होंगे ये. They also that no government will be able to ignore these. और कोई भी सरकार में एक क्षमता नहीं होगी कि जो इन नियमों को इग्नोर कर दे. This set of basic rules is called a constitution. और ये जो set of basic rules है इसी को बोला गया है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो था वो साउथ अफ्रीका के लिए कोई यूनिक नहीं था. एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. हर के देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. देयर रिलेशनशिप्स में नॉट हैव बीन as bad as that between the whites and blacks in South Africa. हालांकि हो सकता है जितना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था वो बाकी देशों में न रहा हो. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. हर देश में के लोगों में अलग अलग तरह का ओपिनियन है, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट है, अलग अलग रुचियां हैं उनकी. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे गैर लोकतांत्रिक हो, प्रत्येक देश को आवश्यकता है कि इस तरह के कुछ बेसिक रूल्स वहां पर हो. This applies not just to government. ये सिर्फ सरकार के ऊपर लागू नहीं होता है. Any association needs to have its constitution. कोई भी एसोसिएशन हो उसको भी अपना संविधान होना चाहिए. It could be a club in your area. चाहिए अब आपका एरिया का कोई क्लब है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका अपना अपना संविधान होता है. मतलब एक तरह से बायलॉज होते हैं, बेसिक रूल होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं. तो दस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स. तो अब संविधान क्या हुआ?
संविधान का मतलब क्या हुआ? संविधान का मतलब है कोई ऐसे सेट ऑफ रिटन रूल्स, कोई ऐसे कुछ लिखित नियम है दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, जो हर व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया है वहां के, लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, जो उस देश के लोग, जो जितने भी लोग रहते हैं उन सब ने उसको स्वीकार किया है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग ये बातें स्वीकार कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हुआ एक बेसिक, एक किसी भी कंट्री के लिए एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है, लिखित रूल्स का एक सेट है जो वहां के लोगों ने स्वीकार किया है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also that relationship between the people and the government. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? एक सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है, जो निर्धारित करता है एक संबंध किसके बीच में, लोगों के बीच में आपस में, और लोगों के और सरकार के बीच में। और कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करता है। क्या करता है? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये क्या है? एक ट्रस्ट, एक विश्वास की भावना को बढ़ाता है जो वहां के लोगों को आवश्यक है। दूसरा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये बताता है कि सरकार को कैसे चुना जाएगा। हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजंस, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा। तीसरा, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकार के पावर्स की क्या सीमाएं होंगी वो भी बताता है। टेल्स अस व्हाट राइट्स द सिटीजंस हैव, सरकार की क्या सीमाएं होंगी और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, ये भी ये बताता है। चौथा, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएशन ऑफ क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये भी बताता है कि जो लोगों के क्या आकांक्षाएं हैं एक एक अच्छा समाज बनाने में। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। तो ये जो चार बातें होंगी, इसके बाद सभी देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो, लेकिन ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेसीज है वहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, मतलब हर देश ऐसा जरूरी नहीं कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी होगा, लेकिन जहां डेमोक्रेसी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। After the War of the Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. जब ब्रिटिश के साथ वॉर हुआ उसके बाद अमेरिकन ने भी अपने आप को एक संविधान दिया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जब रशियन जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद फ्रांसीसियों ने भी अपने आप को एक लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लगभग सभी देशों में एक लिखित संविधान होने की प्रैक्टिस बन गई है। तो दोस्तों ये तो था अभी तक हमारा जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैकग्राउंड कि संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, कहां जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी, कहां कहां पहले बना। अब हम बात करेंगे हमारे अपने संविधान की। भारत का संविधान कैसे बना, क्या प्रक्रिया उसके अंदर थी। आइए शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारत का संविधान भी जो है बड़ी मुश्किल परिस्थिति में बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जैसे कि पहले बताया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, हर तरह के जाति धर्म समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। और जब ब्रिटिश रूल खत्म हो रहा था उस टाइम हम लोग एक सब्जेक्ट से एक नागरिक में परिवर्तित हो रहे थे। और सबसे बड़ी विडंबना थी कि हमारा जो देश की उत्पत्ति हुई एक पार्टीशन से हुई थी, और पार्टीशन का आधार क्या था? रिलीजियस था। आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान बने थे उस टाइम। लगभग उस पार्टीशन में 10 लाख लोग मारे गए थे, दोनों साइड से, इधर से भी और उधर से भी। ये अलग से एक समस्या थी। British had left it to the ruler of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. तो जब ब्रिटिश शासक जब यहाँ से छोड़ के गए तो उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट से उनके रूलर के ऊपर छोड़ दिया था कि आप डिसाइड कर लो, आपको इंडिया में रहना इंडिया में रहो, पाकिस्तान जाना पाकिस्तान चले जाओ, और आपको इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज डिफिकल्ट। तो जो प्रिंसली स्टेट्स था इनको जो मिलाना भारत में बहुत मुश्किल काम था, अनसर्टेन भी था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. तो जितना सुरक्षित भारत को आज हम देख रहे हैं ना, इतना सुरक्षित उस टाइम ये नहीं दिखता था। The maker of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. अब बात करते हैं the path of the constitution. Despite all the difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution, unlike South Africa. They did not have to create a consensus about what a democratic India should
look like? Much of the consensus had evolved during the freedom struggle. हमें वहां की तरह consensus मतलब जनता में सर्वे नहीं कराने की जरूरत थी, वो ऑलरेडी हो चुका था संघर्ष, स्वतंत्रता के संघर्ष के टाइम ही. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो सिर्फ एक संग्राम नहीं था. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. बल्कि ये एक संघर्ष था हमारे समाज को बदलाव के लिए, उसको जो चोटें खाई उस चोटों को मरहम लगाने के लिए. There were sharp difference of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. काफी अलग अलग तरह के विचार थे किस तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म करें आजादी के बाद. Such differences exist even today. वो आपको आज भी देखने को मिलेंगे. Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. लेकिन कुछ बेसिक आइडियाज थे जो लगभग सबने उस टाइम स्वीकार किए. 100% कंसेंसस नहीं हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी एक्सेप्ट करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं. तो एज फार एज बैक इन 1928 1928 की अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स, 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य लोगों ने 1+8 कुल मिलाकर 9 लोग हो गए. तो इन 9 लोगों ने क्या किया था, ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. इन्होंने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया था. 1931 में resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. इन सब में जो भी था इसमें वयस्क मताधिकार की बात थी और राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के स्वतंत्रता के अधिकार की बात थी, इक्वलिटी समानता की बात थी, एंड टू प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और जो माइनॉरिटी है अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की रक्षा की बात थी. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate the Constitution. तो जो कुछ मूल बातें हैं वो Constituent Assembly जब बैठी उससे पहले से स्वीकार कर ली गई थी, मतलब उनमें रजामंदी थी एक तरह से. The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. British rule had given voting rights only to a few. जो ब्रिटिश रूल था उस टाइम तो कुछ ही लोगों को मताधिकार थे. On that basis, the British had introduced very weak legislature. तो उस बेसिस पे ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत ही कमजोर विधायिका बनाई. Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over the British India. तो जो ब्रिटिश भारत उस जमाने का था उसमें 1937 में चुनाव हुए प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स के लिए और मिनिस्ट्रीज के लिए. They were not fully democratic governments, और जो वो सरकारें थी वो fully government democratic नहीं थी. But the experience gained by the Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them. मतलब सीधी सी बात है, जो उस टाइम ब्रिटिश एरा में जब चुनाव हुए थे वो उससे हमने सीखा कि चुनाव होते कैसे हैं, किस तरह से प्रक्रिया इसकी होती है और अब कैसे इसको आगे अप्लाई कर पाएंगे. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act. इसीलिए जब हमने अपना संविधान बनाया हमारे लिए आसान था कि जो ब्रिटिश कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसमें से जो जरूरत की काम की चीजें थी हमने वहीं से उठा के कॉपी कर ली. Years of thinking and deliberation on the framework of this constitution had another benefit. अच्छा, और हमें जो 2 साल 11 महीने का 18 दिन का टाइम मिला वो भी एक अच्छा पॉइंट था कि उसमें हमने काफी विचार विमर्श किया. Our leaders gained confidence to learn from other countries. हमारे जो नेता थे उनको भी अन्य देशों से सीखने का मौका मिला, but on our terms, और लेकिन वो हमारी शर्तों पे था. Many of our leaders were inspired by the ideals of a French Revolution. और हमारे जो कुछ लीडर्स थे वो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे. The practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. और जो ब्रिटेन की जो प्रैक्टिस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की उससे, और जो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है उन दोनों से भी हमारे नेता प्रभावित थे. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think shaping a system based on social and economic equality. और जो रशियन क्रांति हुई, रशियन क्रांति ने भी हमारे नेताओं को इंस्पायर किया एक सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा को यहाँ पर लाने के लिए. Yet they were not simply imitating what others had come. हालांकि वो पूरी तरह से एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि एकदम उठा के कॉपी चप लिया, उसको सुटेबली हमारे हिसाब से उनको उसके ऊपर मंथन भी हुआ, चेंजेस भी हुए. At each step they were
क्वेश्चनिंग वेदर दीज वर थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, कि वो जो चीजें हम वहां से कॉपी कर रहे हैं क्या वो हमें हमारी कंट्री को सूट कर रही है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श हुए। और ऑल दीज फैक्टर्स contributed to the making of our constitution। दोस्तों अब बात आती है कि कोई भी लॉ जब बनाया जाता है तो उसके लिए एक व्यवस्थाएं होती है। आज की तारीख में हम राष्ट्रीय स्तर पर संसद देखते हैं, स्टेट लेवल पर हम विधानसभा देखते हैं। ऐसे उस टाइम ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा। इसमें काफी सारे लोग थे। तो जो हमारा संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया गया, जिसको जब उसको फाइनल शेप में लाया गया, तो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों ने उस ड्राफ्ट को बनाया था। और जो वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जिसे आज हम चुन के प्रतिनिधि बनाते हैं ना, वैसे ही कुछ जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो जिनका काम था कि संविधान, भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करें, वो लोग, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो थी संविधान सभा। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो अब कोई पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव कब हुए, तो ये हुए थे 1946 में। इट इज द फर्स्ट इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। अब कोई आपसे पूछेगा कि इसकी मीटिंग कब हुई पहली, तो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई दिसंबर 1946 में। जुलाई में चुनाव हुए, दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग है, मतलब 7 और 5 महीने बाद इसकी मीटिंग हुई। Soon after the country was divided into India and Pakistan। और उसके थोड़े टाइम बाद ही भारत और पाकिस्तान का, आपको पता है, 1947 में अलग अलग हो गए। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and Pakistan। मतलब जब जो Constituent Assembly थी, इसके भी दो टुकड़े हो गए, एक भारत की हो गई, एक पाकिस्तान की हो गई। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। और जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान को लिखा था, उसमें 299 सदस्य थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने लोग थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उस असेंबली में? उसमें थे 299 यानी 299। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। भारत कब इसको संविधान का अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। बट इट केम इनटू इफेक्ट, फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। इसमें दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा पूरा संविधान लागू हुआ था। कुछ आर्टिकल्स थे वो 26 नवंबर 1949 में ही आ गए थे, उसी में लागू हो गए थे। और जो बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब मेजर जो ज्यादातर आर्टिकल्स थे, वो 1950 26 जनवरी को लागू हुए। इसलिए हम लोग इसको 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अदरवाइज अगर आप जब किसी भी लॉ का एंगल से देखेंगे तो भारत के संविधान का एग्जिस्टेंस 1949 से ही माना जाता है। वैसे ही जैसे सपोज कि 2000 में कोई एक्ट बना, तो सो एंड सो नंबर ऑफ ईयर्स आप काउंट करेंगे तो 1949 से ही काउंट किया जाता है उसको। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब सवाल आता है, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो? जो ये संविधान जो 60 साल पहले बनाया था, उसको हम क्यों स्वीकार करें? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव। हमने ऊपर एक कारण ऑलरेडी देखा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ इसके सदस्यों के ही व्यूज को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। सिर्फ लोगों की ही सहमति नहीं बता रहा है, ये टाइम की भी सहमति बता रहा है। तो क्या है ये? टाइम। टाइम की बात क्यों हो रही है? क्योंकि समाज इवोल्व होता है, समाज की थॉट प्रोसेस चेंज होती है, समाज की भावनाएं बदलती है, समाज का दिमाग बदलता है। आज से 60 साल पहले जो हमारे लोग सोचते थे, वो आज नहीं सोच रहे होंगे, और आज के 60 साल बाद कुछ और सोच रहे होंगे। तो इसमें कंसेंसस सिर्फ लोगों की ही नहीं होती, उस टाइम के उस टाइम की भी कंसेंसस होती है। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because of basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties। कई जो है कई देश है, उन्होंने अपने संविधान को रीराइट भी किया है, दोबारा लिखा भी है, क्योंकि वहां पे जो बात के लोग थे, उन लोगों को पूरा का पूरा बेसिक रूल्स एज इट इज एक्सेप्टेड नहीं थे। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सिर्फ कागज का टुकड़ा है संविधान। नो वन एक्चुअली फॉलोज, लोग उसको फॉलो ही नहीं करते। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन हमारा संविधान का जो अनुभव है वो डिफरेंट है, अलग है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, जो पिछले 50 60 70 सालों में
Several groups have questioned some provisions of the constitution. कुछ लोगों ने कुछ provisions के ऊपर question भी किए हैं, but no large social group or political party has ever questioned the legal legitimacy of the constitution itself. छोटे मोटे लोगों ने क्वेश्चन किए इनमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा जो इसका जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, इसका कोर जो आइडियाज है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, और यही हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि है। और दूसरा कारण क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने का? देख, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के लोग थे। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस टाइम कहीं पर भी दुनिया में वयस्क मताधिकार एक जैसा नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. तो ये जो हमारे जो प्रोविंशियल स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ही उन लोगों को चुना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। दिस ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. इससे क्या हुआ कि जब अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट्स के लोगों ने उनको चुना, तो पूरे भारत के लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने चुना, इसलिए ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इन्होंने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट किया। The assembly was dominated by the Indian National Congress. इसमें ज्यादातर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। The party that led India's freedom struggle, जिस पार्टी ने भारत के संघर्ष, स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, उसमें जो नेतृत्व भी किया था। But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. लेकिन उसके अंदर भी कई तरह के political groups थे। The assembly had many members who did not agree with the Congress. उसमें भी कई लोग ऐसे थे जो कांग्रेस की बात से सहमत नहीं थे। In social terms too, the assembly represented members from different languages, groups, caste, classes, religions and occupations. अलग-अलग कास्ट के ग्रुप के लोग वहां पर थे, धर्म के लोग थे। Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम सब लोग यहाँ उस टाइम के जो भी अगर एडल्ट फ्रेंचाइज वोट देते तो भी कुछ अलग सीन होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. Finally, जिस तरह से भारत का संविधान बनाया गया, वो है उसको एक sanctity देता है। The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. और जो Constituent Assembly, जो संविधान सभा हमारी थी, उसने काम किया एक सिस्टमेटिक तरीके से, खुले तरीके से और सबकी सहमति लेकर चलने वाले तरीके से। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन। पहले जो कुछ मूल सिद्धांत थे, पहले वो बनाए गए, तो उसके ऊपर सहमत हुआ गया। Then a drafting committee chaired by Dr. भीमराव अम्बेडकर prepared a draft constitution for discussion. उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसकी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है जी। उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया चर्चाओं के लिए। Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution. कई राउंड्स में उसके ऊपर चर्चाएं भी हुई, क्लोज बाय क्लोज चर्चाएं हुई, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को पढ़ा गया। More than 2000 amendments were considered. 2000 के से भी ज्यादा उसमें सुझाव आए, उसमें बदलाव हुए। The members deliberated for 114 days spread over 3 years. 114 दिनों तक उन्होंने इसके ऊपर चर्चा करी, जो 3 साल तक बुक चले। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. और जो उस में जो भी रिकॉर्ड में क्या क्या डिस्कशन हुआ था उस टाइम, क्या क्या पेपर प्लेस किए गए थे, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड है और सुरक्षित है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। अगर जब प्रिंट करोगे तो इसका 12 बल्कि वॉल्यूम बनेंगे। These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. Basically इसका पर्पस ये था कि जो भी एक एक क्लोज इन्होंने डाला, एक एक शब्द डाला, उसके पीछे क्या तर्क है, वो सब तर्क इनमें है, डिबेट्स में है। These are used to interpret the meaning of the constitution. और इनकी सहायता कहाँ ली जाती है? संविधान के इंटरप्रिटेशन में, संविधान की व्याख्या करने में। अब आता है कि भारत के संविधान की गाइडिंग वैल्यूज क्या है।